गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के लेसन थर्ड चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अब चुनाव क्या होता है? चुनाव का अर्थ सिंपल सा क्या अर्थ है? चुनना। किसे चुनना? जो हम पर शासन करे। तो अब ये चुनाव शब्द हमारे सामने आ जाता है तो हमें सीधे से चुनावी माहौल, चुनावी गठबंधन, चुनावी राजनीति हमारे सामने आकर खड़ी होती है। अभी भी वर्तमान में चुनावी राजनीति चल रही है, चुनाव होने वाले हैं पार्षद के हमारे यहाँ राजस्थान में। तो चुनाव, अब चुनाव और लोकतंत्र, अब भारत जैसा एक लोकतंत्र है, वहाँ पे चुनाव कैसे किया जाए? क्या प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है चुनाव या अप्रत्यक्ष? अब चुनाव के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करना क्या होता है? जो पहले प्राचीन यूनानी राज्य थे, यूनानी राजतंत्र थे, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था कि हाथ ऊंचा किया चुनाव हो गया। अभी आपके स्कूल वगैरह में भी ऐसे ही होता है ना, मॉनिटर चुनते हैं या आपकी जो कार्यकारी परिषद चुनी जाती है वो इसी तरीके से चुनी जाती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। स्विट्जरलैंड के कैंटन्स जो है वहाँ पर आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है। लेकिन वर्तमान में क्या है, राज्य बढ़ गए हैं, देश बढ़ गए हैं और जनसंख्या करोड़ों लाखों करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष चुनाव कैसे संपन्न है? संपन्न ही नहीं है, इसलिए प्रतिनिधियात्मक चुनावों का चयन किया जाता है। प्रतिनिधियात्मक चुनाव का होता है कि व्यक्ति मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुन लेता है, वह प्रतिनिधि ही शासन प्रक्रिया का संचालन करता है, तो ये चुनाव हो जाता है। अब हमारे सामने सवाल उठता है, क्या चुनाव बिना लोकतंत्र के कायम रह सकता है? क्या लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकता है? तो ये दोनों ही प्रश्न अपने आप में उलझुल प्रश्न लगते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव बिना लोकतंत्र के भी किया जा सकता है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पर चुनाव किया जाता है और लोकतंत्र के बिना भी चुनाव होता है। बहुत से देशों में ऐसे चुनाव अपनाएंगे, तो अपने आप में एक तरीका होता है कि कहाँ पर किस तरीके से चुनाव किया जाए, प्रत्यक्ष या जो जीता वही सिकंदर वाला का वो बात मानी जाए, या फिर कि समानुपातिक या अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये अपने अपने देश के अलग अलग बात हो सकती है। भारत में भी चुनाव किए जाते हैं। चुनाव के लिए एक स्थिति होनी चाहिए। अब आपको पता है भारत में हमको प्रमुख राजनीतिक अधिकार दिया गया है, मत देने का अधिकार। तो भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग, भेदभाव का हो, वो अपना मत दे सकता है, यानी वो अपना प्रतिनिधि चुनने में अपना मत दे सकता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भारत में भी चुनाव किस तरीके से किए जाते हैं। इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। वो चुनावी माहौल, चुनावी खर्चे, हम देखते हैं चुनाव में किस तरीके की रणनीतियाँ बनाई जाती है। चुनाव कैसे, पहले जो चुनाव होता था वो आपको पता है एक मतपत्र पर होता था, एक मतपत्र पर सारे वोटिंग्स के नाम लिखे हुए होते थे, जो कांग्रेस बीजेपी, और उस पर अपने ट्रेस लगा होता है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव हो रहा है। किस प्रकार मतों की गणना की जाती है, कहाँ की जाती है, बैलेट पेज कितने होते हैं, कितने बनाए जाते हैं, मतदाता सूची में किसका नाम आता है, किसका, तो ये सब कौन करता है? ये सब चुनाव आयोग के कार्य हैं। इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है और वो इस प्रकार के कार्यों का निर्धारण करता है। तो बात ये है कि चुनाव क्यों हो, चुनाव कैसे हो, चुनाव कौन करे, चुनाव कब हो, तो इन सब बातों का हर देश का अपना अपना अलग रवैया होता है। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव किए जाते हैं और हमारे जो प्रति लोकसभा चुनी जाती है हमारी, इसी प्रकार प्रत्येक 5 वर्ष का आंकड़ा हमारे यहाँ लिया गया है। ग्राम पंचायतें आज भी कहीं कहीं जगह पर ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से निर्णय कर दिया जाता है किसी चीज़ का, तो ये छोटे स्तर पर होता है, परंतु अब भारत जैसे विशाल देश के लिए संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन तंत्र चलवाएगी और शासन करवाएगी। अब भारत में चुनाव व्यवस्था, तो भारत में कैसी चुनाव व्यवस्था अपनाई गई है? देखो, हर देश की, मैंने आपको अभी भी बताया कि हर देश की अपनी चुनाव व्यवस्था अलग होती है। कहीं पे समानुपातिक मत प्रणाली अपनाई जाती है, तो कहीं पर जो सबसे आगे वही प्रणाली अपनाई जाती है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे आगे वही जीती, फर्स्ट फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम, इसकी गणना करने जा रहे हैं। वैसे तो 2/3 बहुमत का प्राप्त होना है। 2/3 बहुमत का मतलब 3/4 बहुमत का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को वोट देंगे, ये होता है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि चुनाव किए जाते हैं
तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि देश को भौगोलिक इकाइयों में बंटा होता है। जो देश होता है उसको विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है और उस पर चुनाव करवाए जाते हैं। भारत को भी 543 सीटों पर बांट दिया गया है और उसको उसके चुनाव करवाए जाएंगे। तो प्रतिनिधित्व चुनाव होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। इसके पश्चात हर निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अब हर खड़े तो 4-5 हो जाते हैं, लेकिन चुना क्या जा रहा है, एक जा रहा है, मत एक को दिया जा रहा है। तो इस साल जो सबसे आगे वही जीते वाली प्रणाली के अंदर हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी यानी जो इस पद के लिए खड़ा हुआ है उम्मीदवार, उसको ही वोट देता है और विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत मिले। अगर वो जीत गया तो वो जीत गया। वो पार्टी होती है जिसको कि संपूर्ण देश से जब प्रत्याशी चुनकर आते हैं तो उसको बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो जीत गया वही विजयी माना जाता है। इस प्रकार की प्रणाली यूनाइटेड किंगडम और भारत में अपनाई गई है। अब देखो बेटा, ये जो प्रणाली है इसमें एक बात ही बताओ, जैसे अभी 10 जने हैं, है ना, 10 जनों में से 3 जने खड़े हुए हैं, 1, 2 और 3। इसको मिल गए 7 वोट, इसको मिल गए 6 वोट मिल गए, सपोज करो इसको मिल गए 3 वोट और इसको मिल गया 1 वोट। तो इसको 6 वोट तो मिल गए, लेकिन इसमें ऐसी क्या कमी है कि इसको ये 4 वोट नहीं मिले। तो ये हमारी आलोचना का पात्र बन जाता है कभी कभी कि जो सबसे आगे है वही जीता, तो जो नहीं, उसको नहीं मिलने के क्या कारण है। तो ये चुनावी माहौल पे डिपेंड करता है, व्यक्ति के स्वयं की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, प्लस उसके कार्य पर डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे आगे वही जीता की परंपरा को हमें अपनाया गया है। कुछ एक क्षेत्र जैसे राज्यसभा हो गई या दूसरे क्षेत्र हैं उनमें 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है, परंतु विजयी प्रत्याशी के लिए केवल विजित होना ही अनिवार्य है। फिर वो स्पष्ट बहुमत प्रदान करता है, वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करता है, तब जाके उसको कोई सीट प्राप्त होती है। अब इस प्रणाली की आलोचना भी की जाती है और अब हम पढ़ेंगे अनुपातिक समानुपातिक प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी प्रणाली है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसके अंतर्गत 2 प्रणालियां अपनाई जाती है। एक तो एक संपूर्ण देश को एक ही इकाई मान ली जाती है और इसमें होता है कि संपूर्ण देश को बहुसदस्यीय इकाई भी मानी जाती है। जैसे इजराइल वगैरह में तो क्या है, इजराइल में और नीदरलैंड में तो क्या माना है, एक ही देश को एक इकाई मानी जाती है, जबकि अर्जेंटीना वगैरह वहाँ पे है, वहाँ पे बहुसदस्यीय इकाई हो जाती है। इसमें एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुनकर आ सकते हैं, एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया जा सकता है। इस प्रणाली में व्यक्ति पार्टी को वोट देता है और पार्टी को प्राप्त मत के आधार पर विधायिका में उसको सीट प्राप्त होती है। यानी कि एक व्यक्ति को जितने वोट प्राप्त हो गए उतनी ही उसकी सीट हो जाती है, ठीक है। जबकि हमारी वाली जो हमने वो देखी थी भारत में जो हम अपनाते हैं, जो जीता हुआ है, इसमें एक व्यक्ति को एक ही सीट प्राप्त होती है, एक पार्टी को। और विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत, जो विजयी उम्मीदवार होता है उसको वोटों का बहुमत प्राप्त हो जाता है, इससे उसकी पार्टी को सीटें प्राप्त होती है। इस प्रकार की प्रणाली इजराइल और नीदरलैंड में अपनाई गई है। अब बेटा एक रैंकिंग प्रणाली होती है, जैसे कि आपकी क्लास में 4 हमने मॉनिटर खड़े कर दिए हैं, 4 को 40 सदस्य, हर व्यक्ति को कितने, 4 जने, तो 4 ही वोट प्राप्त करने हैं। अब उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है, उसके पास अधिकार होता है कि जैसे वो एक ही व्यक्ति को चारों वोट दे दे या चारों को अलग अलग दे, या फिर एक को 3 मत दे दे, एक को 1 मत दे दे, वो उसके जैसे देखो मैं समझाती हूँ। जैसे सपोज करो 40 तो स्टूडेंट है, ठीक है, और 4 खड़े हो गए, 4 जने खड़े हो गए, ये राधा है, ये सीता है, ये गीता है, ये मीना है, सपोज करो। अब 40 जो बच्चे हैं, इन 40 बच्चों को, एक बच्चे को कितने वोट प्राप्त है, जितने सदस्य खड़े हैं उतने ही वोट उसको प्राप्त है। तो ये अपने चारों मत इसको दे या इसको दे या इसको दे, ये ऐसे भी कर सकता है, 2 इसको दे दिए, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया, या 3 इसको दे दिए, इसको नहीं दिए, इसको 1 दे दिया। तो ऐसे करके अब जितने वोटों की संख्या आ जाती है, किसी ने इसको दे दिया 3 दे दिया, किसी ने इसको 1 दे दिया, किसी ने इसको 0 दे दिया, किसी ने इसको 1 दे दिया। अब इन वोटों की गिनती होती है, मतलब एक रैंकिंग अलग तरीके से निकलती है। ऐसी प्रणालियां भी कई देशों में अपनाई जाती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो 2, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही विजयी हो गया। दूसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। अब इस प्रणाली में एक बड़ी समस्या ये हो जाती है
कि मुझे पता ही नहीं होता है कि मेरे ऊपर शासन कौन कर रहा है ना, मेरा शासन कौन कर रहा है, मेरा पार्षद कौन है, मेरा विधायक कौन है। अगर मुझे कोई समस्या होती तो आखिर मैं जाऊं किसके पास, क्योंकि यहाँ तो एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधि आ गए, है ना। उसके पास में जाते हैं, आज हम हमारी समस्या लेके जाएंगे तो कहेगा नहीं यार उसके पास जाओ, कहेगा उसके पास जाओ। तो ऐसी समस्याओं का सामना हमें इस वाली प्रणाली में करना पड़ता है। तो अब आखिर ऐसा चुनाव कैसा कराया जाए, किस प्रकार का, तो बेटा ये हर देश का जो चुनाव आयोग होता है, हर देश की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो वहाँ की सिचुएशन के अनुसार ही की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव कराया जाता है उसमें समानुपातिक अनुपातिक गुप्त मत प्रणाली का यूज किया जाता है, जबकि आमतौर पे हमारे यहाँ पर प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र के कारण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण व्यस्त मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ये बात दिमाग में रखनी है। इज दैट क्लियर? आज की क्लास हमारी ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।